पिछले कुछ हफ्तों से भूकंप ऐसा शब्द बन गया है जिसको सुनते ही लोगों का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ढाका में हाल ही में आए 5.7 तीव्रता के भूकंप ने सभी को हिलाकर रख दिया था। तब से देश भर में डर का माहौल है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर कभी 7 या 8 रिक्टर स्केल का झटका आया तो क्या होगा, और क्या वैज्ञानिक ऐसे विनाशकारी भूकंपों को रोकने का कोई तरीका ढूंढ पाएंगे। आज की फिल्म ऐशफॉल की इस एक्सप्लेनेशन में मैं तुम्हें ऐसे भूकंप से जुड़ी दहला देने वाली घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिनसे तुम सचमुच कांप उठोगे। तो बिना समय गंवाए चलो कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है दक्षिण कोरिया के कुछ स्पेशल सैनिकों से। ये लोग मिलकर एक पुराना विस्फोटक निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल 1953 में खत्म हुई कोरियाई जंग दोनों देशों के लिए एक भयानक दौर थी। उस युद्ध में एक दूसरे पर भारी पड़ने के लिए कई तरह के खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए गए थे। जंग भले ही खत्म हो गई, लेकिन कई हथियार जमीन में दबे ही रह गए। 60 साल बीतने के बाद भी कभी कभी मिट्टी खोदते समय बम मिल जाया करते थे। ऐसा ही एक पुराना घातक बम इस दक्षिण कोरियाई टीम के हाथ लगता है और वे उसे सावधानी से डिफ्यूज करने में जुट जाते हैं। इसी टीम में एक स्पेशलिस्ट भी शामिल था। इस बम डिफ्यूज यूनिट की कमान कैप्टन इंचांग के हाथ में होती है और उनकी टीम मिलकर बड़ी सावधानी से उस पुराने विस्फोटक को निष्क्रिय कर देती है। इधर दूसरी तरफ उसी समय इंचांग की पत्नी जी यंग अपने प्रेगनेंसी चेकअप के लिए अस्पताल में थी। इंचांग अपनी फौजी ड्यूटी में इतना उलझा रहता है कि वह अपनी पत्नी के साथ ज्यादा समय बिता ही नहीं पाता। आज जैसे महत्वपूर्ण दिन पर भी वह उसके साथ नहीं था। इसी वजह से जी यंग के मन में थोड़ी शिकायत भी थी। हालांकि वह खुद भी समझती थी कि उसका काम जरूरी है। काम खत्म करने के बाद जब इंचांग घर लौट रहा होता है, वह रास्ते में उसे फोन करता है। वह पूछता है कि डॉक्टर ने उनके होने वाले बच्चे के बारे में क्या बताया, बेटा होगा या बेटी। लेकिन जी यंग उसे छेड़ते हुए कहती है, तुम हमेशा काम में खोए रहते हो, इसीलिए अभी कुछ नहीं बताऊंगी। इंचांग माफी मांगता है तो वह कहती है कि घर आने के बाद सब बताएगी। यही सोचकर इंचांग और भी तेजी से घर की ओर जाने लग जाता है, दिल में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी लिए हुए। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही वह ड्राइव कर रहा होता है, जमीन को हिलाकर रख देने वाला 7.8 तीव्रता का भूकंप शहर पर टूट पड़ता है। पहले एक हल्का सा झटका और फिर कुछ ही पलों में पूछो मत, पूरा महानगर ऐसे कांपने लगता है जैसे पृथ्वी खुद फटने वाली हो। ऊंची ऊंची इमारतें एक एक करके धूल में तब्दील होने लगती हैं। सड़कें बीच से फट जाती हैं, कारें हवा में उछल जाती हैं। लोग दहशत में इधर उधर भाग रहे होते हैं, जैसे किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि कहां भागें। इंचांग अपनी पूरी ताकत से गाड़ी तेज करता है ताकि गिरती इमारतों और टूटती सड़कों से बच सके। उसके चारों ओर हजारों लोगों की चीखें, सड़क का टूटना और हर दिशा से उड़ता मलबा सब मिलकर हालात को और डरावना बना देते हैं। कुछ दूर तक वह किसी तरह कार संभाल कर निकाल लेता है, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी एक दूसरी कार से जोरदार टक्कर खा जाती है। उसका वाहन कुछ मीटर घिसटता है और फिर पूरी तरह फंस जाता है। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। गाड़ियां उलटी पड़ी थीं, इमारतों के टुकड़े सड़क पर बिखरे थे और जमीन हर कुछ सेकंड में फिर से कांप रही थी। जान बचाने के लिए इंचांग मजबूरन अपनी कार छोड़ देता है, लेकिन उसके कदम अपने लिए नहीं, जी यंग के लिए भाग रहे थे। उसे नहीं पता था कि जिस अपार्टमेंट में उसकी पत्नी है वह अभी खड़ा भी है या मलबे में बदल चुका है। उसका दिल डर से धड़क रहा था और उसकी दुआ बस एक कि जी यंग किसी तरह सुरक्षित हो। धीरे धीरे खबरें आने लगती हैं कि चीन और दक्षिण कोरिया की सीमा पर स्थित बैगडू ज्वालामुखी अचानक भयानक तरीके से फट पड़ा है। इसी विस्फोट ने इतनी जबरदस्त भूगर्भीय हलचल पैदा की कि 7.8 रिक्टर का भूकंप आया। इस झटके ने सिर्फ सियोल और प्योंगयांग को ही नहीं, बल्कि चीन के नजदीकी एक बड़े शहर को भी भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह भूकंप असल में फोरशॉक था, यानी बड़ा खतरा अभी आने वाला है। अगर इसका आफ्टर शॉक आया तो उसकी तीव्रता इससे कहीं ज्यादा होगी। ऊपर से ज्वालामुखी का जारी लावा और राख शहरों की बर्बादी को कई गुना बढ़ा सकता है। इन हालातों को देखते हुए अमेरिका अपने नागरिकों को
तुरंत दक्षिण कोरिया छोड़ने का आदेश दे देता है। अब कहानी हमें एक भूविज्ञानी से मिलवाती है, प्रोफेसर कैंग। 3 साल पहले उन्होंने बैकडू पर्वत पर एक रिसर्च की थी और साफ चेतावनी दी थी कि यह ज्वालामुखी किसी भी समय गंभीर खतरा बन सकता है, लेकिन तब किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब जब शहर का आधा हिस्सा मलबे में बदल चुका है, राष्ट्रपति के सचिव उनसे मिलकर मदद की गुजारिश करते हैं, लेकिन प्रोफेसर नाराज थे। उन्हें लगता है कि जब सही समय पर किसी ने उनकी चेतावनी नहीं मानी तो अब उनके हाथ में करने को कुछ खास नहीं बचा। वह कहते हैं कि वह अमेरिका के नागरिक हैं और इस देश से बाहर जाने की तैयारी कर चुके हैं। सचिव ज्यों उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करती है। वह कहती है कि उन्हें सिर्फ 3 घंटे चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला मुख्य झटका कितना बड़ा होगा। अगर ज्वालामुखी शांत नहीं हुआ तो बचे हुए शहर भी राख और मलबे में बदल जाएंगे। बहुत समझाने के बाद कैंग मान जाते हैं। उन्हें तुरंत एक आपातकालीन बैठक में ले जाया जाता है, जहां दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से लेकर सभी शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। बैठक की शुरुआत होती है एक सैन्य अधिकारी के ब्रीफिंग से। वह बताता है कि जिस पर्वत से विस्फोट हुआ है, इस विशाल पर्वत के अंदर कुल 4 मैग्मा चैम्बर हैं। इनमें से हर चैम्बर अलग अलग समय पर फटेगा और हर विस्फोट पिछले से ज्यादा खतरा लेकर आएगा। पहला झटका, जिससे 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, लोग किसी तरह झेल गए। अगले 2 विस्फोट शायद उतने विनाशकारी न हो, लेकिन आखिरी विस्फोट सबसे भयानक होगा। उस अंतिम धमाके से लगभग 8 रिक्टर स्केल का महाभूकंप आ सकता है, जो दक्षिण कोरिया के आधे हिस्से को नक्शे से मिटा देगा। यह सुनकर बैठक में सन्नाटा छा जाता है। तभी सचिव ज्यों प्रोफेसर कैंग से उनके पुराने शोध के बारे में पूछती है। कैंग बताते हैं कि 3 साल की रिसर्च के आधार पर उन्होंने एक संभावित तरीका खोजा है, जिससे ज्वालामुखी के मुंह को बंद किया जा सकता है, ताकि वह इतना बड़े पैमाने पर लावा बाहर न फेंके। लेकिन तरीका आसान नहीं था। 600 किलोटन की एक जबरदस्त विस्फोटक शक्ति छोड़नी पड़ेगी। इतना भारी धमाका जमीन को अंदर की ओर धंसा देगा और इससे मैग्मा चैम्बर की प्रेशर लाइनें टूटकर बंद हो सकती हैं। लेकिन एक समस्या, इतनी बड़ी क्षमता का धमाका सिर्फ एक परमाणु हथियार से ही संभव है। इसका मतलब होता है चीन की सीमा के बेहद करीब एक न्यूक्लियर चार्ज को ब्लास्ट करना। मीटिंग में मौजूद सभी लोग यह सुनकर अवाक रह जाते हैं। अधिकारी तुरंत इस प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं, क्योंकि यह योजना सुनने में ही पागलपन लग रही थी। पर मीटिंग खत्म होते ही राष्ट्रपति खुद कैंग को बुलाते हैं। राष्ट्रपति कहते हैं कि यदि देश को बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना पड़े तो वे इसके लिए तैयार हैं। कैंग साफ बताते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता प्लान सफल होगा या नहीं, क्योंकि कंप्यूटर सिमुलेशन में इसकी सफलता सिर्फ 48% निकली है। लेकिन राष्ट्रपति को यही भी काफी लगता है। वह तुरंत कैंग को आदेश देते हैं कि इस योजना को लागू करने की तैयारी शुरू की जाए। अब समस्या आती है, दक्षिण कोरिया के पास कोई परमाणु हथियार है ही नहीं, तो वे इतना बड़ा विस्फोट करेंगे कैसे? इसका हल निकालने के लिए एक बेहद खतरनाक, लगभग नामुमकिन सा ऑपरेशन तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से तय किया जाता है कि वे उत्तर कोरिया के परमाणु मिसाइल बेस से यूरेनियम चोरी करेंगे। उत्तर कोरिया के पास कुल 6 बेहद ताकतवर मिसाइलें थीं। हाल ही में उनकी अमेरिका के साथ शांति संधि हुई थी, जिसके तहत वे ये मिसाइलें अमेरिका को सौंपने वाले थे। ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर दक्षिण कोरिया ने गुपचुप तरीके से उनमें से एक मिसाइल से यूरेनियम निकाल लाने की योजना बनाई। लेकिन यह मिशन इतना खतरनाक था कि पकड़े जाने पर दोनों देशों, दुश्मन और दोस्त, किसी की भी नजर में वे गद्दार माने जाते। इसलिए ऑपरेशन को पूरी तरह गोपनीय रखने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, जिसका नेतृत्व कैप्टन इंचांग को दिया गया। फौजी अफसर इंचांग को आश्वासन देते हैं कि मिशन के दौरान उसकी गर्भवती पत्नी जी यूंग को अमेरिकी नागरिकों के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाएगा। बस इसी भरोसे पर इंचांग देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। घर पहुंचकर वह जी यूंग को बताता है कि उसे एक बेहद जरूरी मिशन पर जाना है, लेकिन वह कहां और क्यों जा रहा है ये वो नहीं बताता, क्योंकि वह खुद नहीं जानता कि इस खतरनाक सफर से वह वापस लौट भी पाएगा या नहीं। पत्नी को अलविदा कहकर वह सेना मुख्यालय लौट आता है। मिशन से ठीक पहले एक कर्नल उन्हें पूरी रणनीति समझाता है। वह बताता है कि उत्तर कोरिया में घुसने के बाद री नाम का एक जासूस उनकी मदद करेगा। री उत्तर कोरिया में मौजूद चीनी दूतावास में काम करता है और मिसाइल से यूरेनियम निकालने के लिए गुप्त रास्ते और कोड उसके पास हैं। यूरेनियम मिल जाने के बाद उसे डेटोनेटर के साथ जोड़कर एक मिनी न्यूक्लियर बम बनाया जाएगा। इस बम को बैकडू पर्वत के पास स्थित एक पुरानी खदान में लगाया जाएगा।
विस्फोट होते ही जमीन धंस जाएगी और ज्वालामुखी की आखिरी प्रेशर चेंबर भी बंद हो जाएगी, जिससे विस्फोट रुक सकता है। सारी तैयारियां पूरी होते ही टास्क फोर्स एक कार्गो विमान में सवार होकर उत्तर कोरिया की तरफ उड़ान भरती है। लेकिन उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही अचानक विमान का इंजन झटका देने लगता है। असल वजह यह थी कि विमान में उसकी क्षमता से ज्यादा जवान सवार थे, जिस वजह से सिस्टम ओवरलोड हो गया था। अब आसमान के बीच विमान गिरने के कगार पर था और सभी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में जुट जाते हैं। विमान में गड़बड़ी होते ही सभी कमांडो तुरंत पैराशूट के सहारे नीचे छलांग लगा देते हैं। जमीन पर सुरक्षित उतरते ही कर्नल इंचांग से कहता है कि उसे विमान में रखा काला बैग हर हाल में वापस लाना होगा। इसी बैग में वह नक्शा था जिसकी मदद से यूरेनियम चोरी करने की पूरी योजना आगे बढ़नी थी। इंचांग अपनी जान की परवाह किए बिना दोबारा क्रैश हो चुके विमान की तरफ दौड़ता है। कुछ सैनिक जो वक्त पर कूद नहीं पाए थे, हादसे की भेंट चढ़ चुके थे। उन्हीं के शवों के बीच इंचांग व काला बैग खोज निकालता है। लेकिन तभी विमान में ईंधन का रिसाव तेज हो जाता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। इंचांग और उसके साथी जैसे तैसे कूदकर उस आग के गोले से बच निकलते हैं। बैग सुरक्षित मिल जाने के बाद इंचांग नक्शा निकालकर उसे अपने वॉलेट में रख लेता है। टीम अब पियोंग शहर की एक खास जेल की तरफ बढ़ती है, क्योंकि वही स्पाई री वहीं कैद था जो उनके मिशन में सबसे अहम कड़ी था। जेल पहुंचकर कमांडो उसे छुड़ा लेते हैं, लेकिन आजादी मिलते ही री का व्यवहार बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यूरेनियम चोरी करने की बात सुनते ही वह अजीब तरह से पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर वह स्नान करके साफ सुथरा होने की जिद करता है और टीम उसकी बात मान लेती है। साफ सफाई के बाद जैसे ही वह कुर्सी पर वापस बैठता है, उसके व्यवहार में फिर से अजीब गड़बड़ी दिखाई देती है। वह अपनी गर्दन के पीछे छुपा हुआ एक जीपीएस ट्रैकर उखाड़ कर निकाल देता है, यानी वह लगातार किसी की नजर में था। ठीक उसी समय उसके हाथ में इंचांग का वॉलेट दिखाई देता है। सबको समझ आ जाता है कि उसने नहाने के दौरान चुपचाप वॉलेट उड़ा लिया था। वह वॉलेट खोलता है, नक्शा देखता है और फिर उसे रत्ती रत्ती काटकर निगल जाता है। यह साफ साबित करता है कि उस आदमी का दिमाग कुछ अलग ही चलता है। इसके बावजूद टीम उसे साथ लेकर मिशन पर आगे बढ़ती है। लेकिन चलते चलते इंचांग को एहसास होता है कि उसका वॉलेट गायब है और उसके भीतर नक्शा भी था, यानी वे अब सीधे एक बहुत बड़े संकट में फंस चुके थे। इंचांग को अचानक याद आता है कि उनके मिशन वाला नक्शा उसके पर्स में ही रखा था। लेकिन तभी री बड़ी सहजता से उसका पर्स वापस निकालकर दिखाता है। इंचांग पर्स खोलकर देखता है कि नक्शा गायब है। तब री हंसते हुए बताता है कि वह पूरा नक्शा वह पहले ही निगल चुका है, यानी सारी लोकेशन अब उसके दिमाग में पूरी तरह दर्ज है। यह सुनकर स्पेशल टीम के कुछ सदस्य गुस्से से उसे घेर लेते हैं, मगर री कहता है कि अब सिर्फ वही उन्हें मिसाइल साइट तक सुरक्षित पहुंचा सकता है, इसलिए चाहे वे चाहें या ना चाहें उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। कुछ देर बाद री कहता है कि उसे प्रकृति का काम निपटाना है। इंचांग ताइक नाम के सैनिक को उसके साथ निगरानी पर भेज देता है और बाकी टीम वाहन में इंतजार करने लगती है। जैसे ही ताइक उसे बाहर ले जाता है, री उससे एक लाइटर मांगता है। सिगरेट जलाने के बाद वह लाइटर को जानबूझकर दूर फेंक देता है और जैसे ही ताइक उसे उठाने झुकता है, री अचानक उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ देता है। असल में उसने पहले ही बड़ी चालाकी से अपनी हथकड़ी खोल ली थी। ताइक को घायल करके वह वहां से भाग निकलता है। काफी समय बीत जाने पर भी दोनों के न लौटने पर इंचांग और बाकी टीम उन्हें ढूंढने निकलते हैं। थोड़ी दूरी पर उन्हें ताइक बेहोश हालत में पड़ा मिलता है। इससे साफ हो जाता है कि री उन्हें चकमा देकर फरार हो चुका है। उधर री भागते भागते अपने अपार्टमेंट तक पहुंच चुका होता है। गाड़ी में रहते हुए वह टीम को बता चुका था कि उसके कमरे से उत्तर कोरिया के नेता की एक विशाल मूर्ति दिखती है। इसी इशारे के आधार पर इंचांग मूर्ति के आसपास तलाश शुरू करता है। कुछ इमारतों की जांच करने के बाद वे आखिरकार री का ठिकाना ढूंढ लेते हैं। अंदर पहुंचने पर देखते हैं कि री अपनी पत्नी से बहस कर रहा है और गुस्से में उसने उस पर बंदूक भी तान रखी है। टीम को देखते ही माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। जैसे ही स्पेशल फोर्स कमरे में दाखिल होती है, री घबराकर अपनी बंदूक नीचे रख देता है। उनकी मौजूदगी समझते ही वह बिना कोई नई समस्या खड़ी किए उन्हें सीधे उस गुप्त उत्तर कोरियाई न्यूक्लियर सुविधा की ओर ले जाता है। यहीं पर भारी सुरक्षा में 6 विशाल परमाणु मिसाइलें छिपाकर रखी गई थीं। ऊपर से देखने पर तो जगह किसी साधारण फैक्ट्री जैसी लगती थी, लेकिन असल में मिसाइलें इसके गहरे नीचे बने भूमिगत बंकर में थीं। वहां तक पहुंचने के लिए कई सुरक्षा परतों को पार करना जरूरी था, लेकिन उस दिन किस्मत थोड़ी मददगार थी। भूकंप के कारण सुरक्षा कर्मचारियों में से आधे लोग अपनी ड्यूटी छोड़कर हट चुके थे। इंचांग चाहता था कि बचे हुए गार्डों को दूर से स्नाइपर द्वारा ढेर कर दिया जाए ताकि रास्ता साफ हो जाए।
पर री तुरंत चेतावनी देता है कि गोलीबारी शुरू करते ही आसपास तैनात अन्य नॉर्थ कोरियाई सैनिक सक्रिय हो जाएंगे और पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। उसकी सलाह थी कि फैक्ट्री का मुख्य जनरेटर बंद कर दिया जाए। ऐसा होते ही बैकअप सिस्टम को चालू होने में कुछ मिनट लगेंगे और इसी दौरान टीम मिसाइल बंकर में घुसकर यूरेनियम निकाल सकती है। प्लान के मुताबिक सभी सदस्य चुपचाप फैक्ट्री परिसर में दाखिल हो जाते हैं, मगर भीतर पहुंचते ही कुछ गार्ड उन्हें देख लेते हैं और तुरंत ही दोनों तरफ से गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। स्पेशल फोर्स तेजी से कई गार्डों को निष्क्रिय कर देती है। इस बीच री एक सैनिक के साथ एक कोने में छिपा बैठा होता है। वह सैनिक से उसकी पिस्तौल मांगता है और जैसे ही हथियार उसके हाथ में आता है, री अचानक उसी पर गोली चला देता है। इसी बीच 3 उत्तर कोरियाई गार्ड वहां आ पहुंचते हैं। री तुरंत अभिनय करते हुए उनसे कहता है, देखो, मैंने साउथ कोरिया से आए घुसपैठियों के लीडर को मार गिराया। गार्ड उसकी बात पर भरोसा करके मृत शरीर की जांच करने झुकते हैं, लेकिन तभी वह घायल सैनिक अचानक हरकत कर देता है और इसी पल का फायदा उठाकर री उन तीनों को पलक झपकते ही ढेर कर देता है। यानी उसने पहले सैनिक पर गोली इसलिए चलाई थी ताकि उसे मृत दिखाकर बाकी गार्डों को जाल में फंसाया जा सके। उसके दिमाग में शुरू से ही यह खतरनाक प्लान तैयार था। उस आदमी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए गोलियां लगने के बावजूद उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ इन चांग और उसकी टीम किसी तरह जनरेटर को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। अंधेरा फैलते ही वे सभी नाइट विजन चश्मे पहनकर आगे बढ़ते हैं और गार्ड्स पर हमला बोल देते हैं। कुछ ही देर में वे कई सुरक्षा कर्मियों को खत्म कर रास्ता साफ कर लेते हैं। सबको रास्ते से हटाने के बाद वे री की मदद से भूमिगत सुरंग तक पहुंचते हैं। इस सुरंग के लिफ्ट का पासवर्ड सिर्फ री को पता था। लिफ्ट से नीचे उतरकर जब वे आगे का दरवाजा खोलते हैं तो सामने मिसाइलें रखी दिखाई देती हैं। वे तुरंत एक मिसाइल खोलकर उसके अंदर से यूरेनियम निकालने की तैयारी में लग जाते हैं। काम शुरू करने से पहले वे री को एक किनारे मजबूती से बांध देते हैं ताकि वह कोई गड़बड़ न कर सके। इसके बाद टीम बेहद सावधानी से धीरे धीरे मिसाइल के अंदर से यूरेनियम निकालने लगती है, लेकिन तभी री देखता है कि सुरंग का भारी दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगा है। दरअसल इसी समय बैकडू पर्वत में दूसरी बार जोरदार विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट से आए भयंकर झटकों ने उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ के इलाकों को हिलाकर रख दिया। री किसी तरह खुद को बांधों से छुड़ाता है और दरवाजे के बीच एक बड़ा ड्रम अड्डा देता है ताकि वह पूरी तरह बंद ना हो सके। मौका मिलते ही वह सबकी नजर बचाकर सुरंग से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही उसके फोन पर कॉल आता है। सामने वाला कहता है, यूरेनियम हमें सौंप दो, तुम्हारी बेटी को आजाद कर देंगे। असल में ये लोग कुछ खतरनाक चीनी गैंगस्टर थे जिन्होंने पहले ही उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था। यही वजह थी कि री शुरुआत से ही अजीब और संदिग्ध व्यवहार कर रहा था। उन्हें यूरेनियम चाहिए था और अपनी बेटी को बचाने के लिए री के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उधर स्पेशल फोर्स टीम तब तक सारे यूरेनियम और जरूरी उपकरण सफलतापूर्वक निकाल चुकी थी। यूरेनियम को सक्रिय करने के लिए वे उसमें डिटोनेटर लगा देते हैं और उसी जगह एक पूरी तरह काम करने वाला परमाणु बम तैयार कर लेते हैं। लिफ्ट में चढ़ने के बाद टीम इस उलझन में पड़ जाती है कि वे इतनी गहराई वाले टनल से ऊपर कैसे निकलेंगे। तभी अचानक री ऊपर वाले बटन को दबाकर लिफ्ट को उनकी तरफ भेज देता है। लिफ्ट ऊपर पहुंची तो दक्षिण कोरियाई टीम बम लेकर वापस लौटने की तैयारी में जुट जाती है। इसी बीच इंचांग री से नक्शे का बाकी हिस्सा और महत्वपूर्ण निर्देश पूछने ही वाला होता है कि दूर से किसी अनजान दिशा से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। स्पेशल फोर्स भी जवाबी फायर करती है, लेकिन भारी हमले में उनके कई सैनिक मौके पर ही मारे जाते हैं। हमलावर और कोई नहीं बल्कि अमेरिकी सेना के जवान थे। वे उसी समझौते के तहत वहां आए थे जिसमें कहा गया था कि उत्तर कोरिया की मिसाइलें वे अपने कब्जे में लेंगे। लेकिन जब उन्होंने दक्षिण कोरियाई फोर्स को यूरेनियम निकालते देखा तो उन्होंने इसे सीधा खतरे के रूप में लिया और उन पर हमला कर दिया। इन सैनिकों के पास बेहद उन्नत हीट डिटेक्शन तकनीक थी जिससे वे आसानी से दक्षिण कोरियाई टीम की लोकेशन पहचान कर उन्हें निशाना बना रहे थे। इसी अफरा तफरी में इंचांग गोलियों से बचते हुए दौड़कर एक ट्रक के नीचे घुस जाता है। वह ट्रक के फ्यूल टैंक में छेद कर पेट्रोल बहा देता है। थोड़ी दूर तक ट्रक चलाने के बाद वह अपने साथी मिन की मदद से उस ट्रक में आग लगा देता है। आग इतनी भयंकर होती है कि गर्मी के कारण अमेरिकन सैनिकों का हीट डिटेक्शन सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए री और इंचांग बम को लेकर तेजी से भाग निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी में बैठते हैं री अचानक इंचांग पर टेजर चलाकर उसे बेहोश कर देता है।
अब साफ हो जाता है कि री यूरेनियम को चीनी गैंगस्टर के हवाले करने के लिए सब कुछ कर रहा है। इस बीच बैकडू पर्वत के दूसरी बार फटने से इतनी भयानक भूकंपीय लहर उठती है कि तट की तरफ एक विशाल सुनामी बनकर टूट पड़ती है। जियोंग उस वक्त बंदरगाह की ओर जा रही थी, जहां उसे अमेरिकी नागरिकों के साथ एक जहाज से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाना था। लेकिन रास्ते में ही सुनामी के उफान ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। इसी अफरा तफरी में एक दूसरी कार उसकी कार से टकरा जाती है, जिससे उसका दरवाजा जाम हो जाता है। बेहद संघर्ष के बाद वह दरवाजा तोड़कर बाहर निकलती है और गहरे तेज बहाव वाले पानी में तैरकर जान बचाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कैंग लगातार कई डिजिटल सिमुलेशन चलाने के बाद आखिरकार एक बेहद महत्वपूर्ण संकेत तक पहुंचता है। वह सचिव को बताता है कि यदि बैकडू पर्वत पर स्थित 7वें नंबर की खान में नियंत्रित विस्फोट किया जाए तो पूरे मिशन की सफलता की संभावना कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन अभी वे इस योजना पर अमल के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक अमेरिकी सेना पूरे ऑपरेशन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। अमेरिका किसी भी कीमत पर चीनी सीमा के इतने करीब एक शक्तिशाली विस्फोट होने नहीं देना चाहता था। यह स्थिति देखकर प्रोफेसर कैंग पूरी तरह निराश हो जाता है और बाकी अमेरिकी नागरिकों के साथ देश छोड़ने की तैयारी करने लगता है। जियोन उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि कोई न कोई वैकल्पिक रास्ता जरूर निकाला जा सकता है, पर कैंग अब किसी बात पर ध्यान देने के मूड में नहीं था। उधर इंचांग को बेहोश करने के कुछ समय बाद उसकी चेतना धीरे धीरे लौट आती है। वह खुद को कार की पिछली सीट पर हथकड़ियों से बंधा हुआ पाता है। री उसे ठंडे स्वर में बताता है कि वह बम का यूरेनियम चीनी गैंगस्टरों को सौंपने जा रहा है और आगे उसकी किस्मत क्या होगी यह वही लोग तय करेंगे। कार काफी देर चलने के बाद री प्रकृति की पुकार सुनकर कुछ दूरी पर रुकता है। यही मौका देखकर इंचांग बड़ी मुश्किल से अपनी जेब में छिपी एक नुकीली धातु की शीट से हथकड़ियों को खोल लेता है। लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह से आजाद होने ही वाला था, री अचानक पीछे मुड़कर सब समझ जाता है। इतना देखते ही इंचांग बिना सोचे समझे जीपीएस ट्रैकर को उठाकर निकल जाता है ताकि उसकी टीम आसानी से उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। यह देखकर री बुरी तरह भड़क उठता है और इंचांग पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। झगड़े के बीच इंचांग री को धक्का देकर अलग करता है और खुद ड्राइविंग सीट पर कूदकर कार स्टार्ट कर देता है। लेकिन री हार मानने वालों में से नहीं था। वह दोबारा उस पर टूट पड़ता है। कार का नियंत्रण हाथापाई के कारण बिगड़ जाता है और तेज रफ्तार कार सड़क से फिसलकर घने जंगल में घुस जाती है। वहां एक मोड़ पर कार उछलकर एक ऊंचे पेड़ से टकराती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि दोनों बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं। इसके बाद इंचांग किसी तरह उठकर री को स्टन गन से बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन बिजली का झटका उल्टा उसी पर लग जाता है। जोरदार टक्कर के बाद दोनों, इंचांग और री, लगभग बेहोशी जैसी हालत में जमीन पर गिरे पड़े थे। इसी दौरान दूसरी तरफ प्रोफेसर कैंग बाकी अमेरिकी नागरिकों के साथ एक बस में बैठकर समुद्री बंदरगाह की ओर जा रहा था। रास्ते में ठीक उसी बस पर जियोंग भी पहुंच जाती है। मतलब वह किसी तरह उस भयानक सुनामी से बचकर यहां तक पहुंचने में सफल हो गई थी। बस में चढ़ने के बाद वह कैंग के पास वाली सीट पर बैठ जाती है। अपने चारों ओर हुए विनाश को याद करते ही जियोंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी हालत देखकर कैंग उसे सांत्वना देता है और पास ही रखा टिश्यू थमा देता है। जियोंग भावुक स्वर में उससे पूछती है, आप भी कोरिया से हैं ना? लेकिन कैंग तत्काल खुद को अमेरिकी बताकर कहता है कि वह कोरियाई भाषा बिल्कुल नहीं जानता, ताकि कोई पहचान न पाए कि वह सच में कौन है। थोड़ी देर बाद बस बंदरगाह पहुंचती है और सभी यात्रियों को जहाज पर चढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। कैंग अपना अमेरिकी पासपोर्ट दिखाता है और उसे तुरंत जहाज पर चढ़ने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन जियोंग के पास कोरियाई पासपोर्ट होने के कारण उसे मना कर दिया जाता है। कैंग उसके लिए सैनिकों से बहुत समझाने की कोशिश करता है, उसकी हालत, उसकी चोटें सब बताता है, लेकिन अमेरिकी सुरक्षाकर्मी किसी भी नियम में डील देने के लिए तैयार नहीं होते। जियोंग फिर भी वहीं रुकने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि इंचांग उसे लेने वापस जरूर आएगा, वह वादा जो उसने किया था। लेकिन इंचांग तो इस समय उत्तर कोरिया में ही फंसा हुआ है और उसके हालात किसी को पता नहीं। उधर जंगल के उस हादसे के बहुत देर बाद आखिरकार दोनों को होश आने लगता है। जैसे ही री संभलता है, वह तुरंत इंचांग के हाथों को फिर से बांध देता है ताकि वह भाग न सके। इंचांग भावुक होकर उससे कहता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और ऐसे समय उसे अपने परिवार के पास होना चाहिए था, न कि इस मौत खतरों से भरे मिशन में। शायद उसका बच्चा जन्म ले भी ले और वह कभी अपने पिता का चेहरा न देख पाए। इन बातों को सुनकर री पहली बार अंदर से हिल जाता है, क्योंकि वह भी एक पिता है और खुद अपनी बेटी को बचाने के लिए ही तो यह सब कर रहा है। कुछ देर की चुप्पी के बाद दोनों साथ मिलकर बम को एक गुप्त जगह तक ले जाते हैं।
वहीं कुछ दूरी पर चीनी गैंगस्टर अपनी गाड़ियों में इंतजार कर रहे होते हैं ताकि री से यूरेनियम लेकर उसकी बेटी को वापस लौटा सकें। री जानता है कि यह सौदा कितना खतरनाक है और इंचांग भी समझ चुका है कि अब खेल और बड़ा होने वाला है। दोनों, इंचांग और री, मामूली राहत महसूस कर ही रहे थे कि अचानक अमेरिकी सेना उन पर हमला कर देती है। अब उन्हें लगने लगता है कि शायद यही आखिरी मौका है और दोनों तैयार हो जाते हैं आत्मसमर्पण के लिए। तभी अचानक सामने से एक बस आती है। बस चला रहा था स्पेशल फोर्स का मेंबर किम, जो जीपीएस ट्रैकर की मदद से इंचांग को बचाने आया था। दोनों झट से बस में कूदते हैं और मिन की मदद से पलायन शुरू कर देते हैं। अमेरिकी सैनिक पीछे से गोलियां चलाते हैं, लेकिन री फुर्ती और बहादुरी दिखाते हुए उनका पीछा रोकने के लिए एक दुश्मन वाहन को उड़ा देता है। इतना सब होने के बीच बैकडू पर्वत से अचानक तीसरे नंबर का ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इसका झटका इतना भारी था कि पास के पुल और रास्ते ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगते हैं। इसी दौरान ऊपर से एक बड़ा लोहे का टुकड़ा बस के पिछले हिस्से पर गिरता है। बस में रखा बम भी गिरने ही वाला था, लेकिन री और इंचांग मिलकर उसे सुरक्षित पकड़ने में सफल होते हैं। पुल और सड़क पूरी तरह टूटते जाते हैं, लेकिन मिन अपने कौशल से बस को नियंत्रित करता है और आगे बढ़ाता है। यूएसए की सेना भी इस बीच पूरी तरह फंस चुकी थी। उनके वाहन पुल पर फंसकर जाम हो जाते हैं। मिन अपनी पूरी ताकत से बस दौड़ाता है, लेकिन सामने कुछ अवरोधक वाहन होने की वजह से उन्हें थोड़ी रुकावट का सामना करना पड़ता है। सौभाग्य से पुल का अगला हिस्सा अभी भी सुरक्षित था। इसका फायदा उठाकर वे बम के साथ सुरक्षित रूप से उस क्षेत्र से निकलने में कामयाब होते हैं। कोरियाई बंदरगाह पर भी भूकंप के झटकों के कारण अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग जल्दी जल्दी जहाज पर चढ़ने लगते हैं। अमेरिकी सैनिक कोरियाई नागरिकों को जहाज पर नहीं चढ़ने देते और जियोंग के साथ भी वही होता है, लेकिन कैंग तेजी से सामने आता है और जियोंग को सुरक्षा में रखता है। वह समझाता है कि इंचांग अब तुरंत उसे लेने नहीं आने वाला और जियोंग को फिलहाल सुरक्षित रहना ही सबसे जरूरी है। अब वह उत्तर कोरिया में मौजूद है। यूएस आर्मी का रवैया देखकर कांग का मन भी बदल जाता है। जहाज पर चढ़ने के बजाय वह तय करता है कि वह कोरियाई लोगों की मदद करेगा। इसके लिए वह तुरंत सचिव जियोन से संपर्क करता है। कांग बताता है कि उसके पहले किए गए हिसाब किताब में गड़बड़ी निकली है। तीसरी बार आग उगलते क्रेटर को देखकर उसे साफ लगता है कि बैकडू पर्वत का चौथा विस्फोट माइन नंबर 8 के पास होने वाला है, लेकिन उसने पहले सोचा था कि यह घटना शायद 7 नंबर माइन के पास होगी। इसी वजह से स्पेशल फोर्स को आदेश दिया गया था कि वे बम को 7 नंबर माइन पर लगाएं। अब कांग की बात सुनने के बाद जॉन तुरंत कुछ गोपनीय दस्तावेज निकाल लेती है, क्योंकि आगे की जांच के लिए वे बेहद अहम थे। इसके बाद वह यूएस आर्मी की निगाहों से बचकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सेना को शक हो जाता है और वे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी कोरियाई राष्ट्रपति द्वारा भेजी गई स्पेशल टीम पहुंचकर जियोन को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। इसके बाद जियोन सीधे कांग से मिलने निकलती है। वहां पहुंचकर दोनों सारी जानकारी दोबारा जांचते हैं और वहीं योंगजू भी मौजूद होता है। उधर इंचांग और रीबम को लेकर चीनी दल से मिलने के लिए रवाना होते हैं, लेकिन अचानक दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। इंचांग कहता है, तुम यह बम ले जाओ, मेरी आखिरी इच्छा सिर्फ जियोंग को सुरक्षित रखना थी, लेकिन शायद वह अब तक जहाज पर चढ़ चुकी होगी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंचांग की बात सुनकर री पहले बंदूक नीचे कर देता है। इसके बाद वह हैरान कर देने वाला फैसला लेता है। वह बम इंचांग के हाथ में थमा देता है। वह जानता है कि यह उसकी बेटी यूनसुक के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि अगर चीनी गैंग को यूरेनियम नहीं मिला तो वे उसे और उसकी बेटी दोनों को मार सकते हैं। फिर भी वह दोनों कोरिया की भलाई के लिए बड़ा जोखिम उठाता है। इंचांग बम लेकर माइन के करीब पहुंच जाता है। री के जाने से पहले वह इंचांग के लिए पूरा नक्शा तैयार कर देता है। तभी अचानक इंचांग के फोन पर कॉल आता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कांग था, लेकिन कॉल उठाते ही जियोंग की आवाज सुनकर इंचांग चौंक जाता है। जियोंग पूछती है कि क्या वह वास्तव में उत्तर कोरिया जा रहा है। तभी कांग अपनी पहचान छिपाते हुए खुद को जनरल बताकर समझाने लगता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि इंचांग उसे असली जनरल समझकर उसके आदेश को मान ले। कांग कहता है, 7 नंबर माइन पर नहीं, बम को 8 नंबर माइन पर लगाना है। यह सुनते ही इंचांग बिना देर किए फोन काट देता है और तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ लेता है। उधर री एक छोटे से गांव के पास पहुंच चुका था, जहां चीनी गिरोह उससे मिलने आने वाले थे, लेकिन लगातार आए भूकंपनों ने उस पूरे इलाके को मलबे में बदल दिया था। वहीं उसे एक लड़की दिखाई देती है और एक नजर में ही वह समझ जाता है कि यह उसकी बेटी सूनुक है। लेकिन सूनुक उससे बात नहीं कर पाती, क्योंकि डर के सदमे से उसकी आवाज ही चली गई थी। इतने में चीनी गैंग का पूरा समूह वहां आ पहुंचता है। उनके सरदार के सामने आते ही री बताता है कि यूरेनियम अब उसके पास नहीं है और अगर वे सूनुक को छोड़ दें
तो वह बाद में उन्हें यूरेनियम लाकर दे देगा। लेकिन उसकी बात सुनते ही गैंग लीडर गुस्से में उस पर गोली चला देता है और उसे खत्म करने की तैयारी करने लगता है। ठीक उसी समय दूर से यूएस आर्मी पहुंच जाती है और चीनी गिरोह पर हमला शुरू कर देती है। उन्हें लगा था कि यूरेनियम शायद अभी भी री के पास है, इसलिए वे उसे कब्जे में लेने आए थे। इसी अफरा तफरी के बीच इंचांग भी गाड़ी दौड़ाते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है। उसकी गाड़ी के पीछे लगा परमाणु बम देखकर यूएस सैनिक तुरंत फायरिंग रोक देते हैं। तभी चीनी गैंग का सरदार इंचांग के आमने सामने आता है और इंचांग शांत आवाज में कहता है, लो, तुम्हें चाहिए था ना तुम्हारा यूरेनियम। इंचांग ने बम को लेने के बाद गैंग लीडर को देखा जो बम की जांच करने आया। तभी उसने देखा कि बम पर एक टाइमर लगा हुआ है। टाइमर देखकर वह डर के मारे पीछे हट गया। वह बार बार इंचांग से टाइमर को बंद करने की कोशिश करने को कहता है, लेकिन एक बार परमाणु बम का ट्रिगर सेट हो जाने के बाद उसे बंद करना असंभव था। यूएस सेना जब देखती है कि बम कुछ ही समय में फटने वाला है तो तुरंत वहां से हट जाती है। चीनी गैंग भी किसी हल निकालने में असमर्थ होकर भाग खड़ा होता है। यहीं इंचांग की मास्टर स्ट्रोक साबित होती है। उसने मिन से कहा कि री को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। फिर इंचांग खुद माइन में जाकर बम सेट करने का निर्णय लेता है। नई माइन का लोकेशन केवल री जानता था क्योंकि उसने नक्शा पहले ही निगल लिया था। री बताता है कि वह अकेला इतनी गहरी माइन में यह काम नहीं कर पाएगा। इतनी खतरनाक जगह पर जाकर बम सेट करना आसान नहीं था, इसलिए दोनों मिलकर माइन की ओर रवाना होते हैं। री अपनी बेटी को आखिरी बार विजयी भाव में देखता है और उसे बाएं कहता है। इसी बीच जी यूंग इंचांग को फोन करती है और सुरक्षित लौटने का वादा करने को कहती है, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि इंचांग क्या करने वाला है। फोन कटते ही री का प्रसव शुरू हो जाता है। काहा और जियोन उसे तेजी से अस्पताल पहुंचाते हैं। भूकंप की वजह से अस्पताल की छत भी टूटने लगती है, लेकिन डॉक्टरों ने हर हाल में डिलीवरी कराई। इसी बीच इंचांग और री पहाड़ के पास पहुंचते हैं। उनके चारों ओर भारी भूस्खलन हो रहा था और ज्वालामुखी की आग के गोलों की बारिश हो रही थी। इन सारी मुश्किलों को पार करते हुए दोनों आखिरकार माइन तक पहुंचते हैं। फिर मिलकर वे बम को माइन के अंदर धकेलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे थोड़ी और दूरी तय करते हैं, अचानक जनरेटर की बिजली चली जाती है। भूकंप के तेज झटके से दोनों नीचे की ओर गिर जाते हैं। अब माइन के अंदर उतरने वाला लिफ्ट भी बेकार हो जाता है, क्योंकि वह पूरी तरह जनरेटर पर निर्भर था। ऐसे में इंचांग एक जोखिम भरा प्लान बनाता है। वह तय करता है कि लिफ्ट की रस्सी काटकर सीधे नीचे गिरना ही एकमात्र रास्ता है। वह रस्सी में एक छोटा सा विस्फोटक लगा देता है ताकि नीचे गिरने पर रास्ता साफ हो सके। री उससे कहता है कि वह ऊपर चढ़ने के लिए एक लंबी रस्सी भी ले आए, क्योंकि वापस ऊपर चढ़ने में शायद ज्यादा दूरी तय करनी पड़े। लेकिन जैसे ही इंचांग रस्सी लेने जाता है, री अचानक लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देता है और खुद को अंदर लॉक कर लेता है। री उसे बताता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि वह पहले ही गोली लगने से गंभीर रूप से घायल है। इसलिए उसने तय किया कि नीचे गिरकर बम को सेट करने का आखिरी काम वही करेगा। इंचांग बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर री अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। अंत में वह इंचांग से एक वादा करवाता है कि वह उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। इसके बाद री विस्फोटक को सक्रिय कर देता है। धमाका होते ही रस्सी टूट जाती है और लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे गिर जाती है। ऊंचाई से गिरने और पहले से लगी गोली दोनों की वजह से री की हालत बेहद गंभीर हो जाती है। उधर इंचांग के पास अब कुछ नहीं बचता। वह तुरंत बाहर की ओर दौड़ लगाता है और फिर कार में बैठकर पहाड़ से जितना दूर हो सके भागने लगता है। थोड़ी देर बाद बम का टाइमर खत्म हो जाता है। काउंटडाउन खत्म होते ही एक जबरदस्त विस्फोट होता है। री उस धमाके में पूरी तरह नष्ट हो जाता है, लेकिन यह धमाका सतह पर नहीं, बहुत नीचे माइन के भीतर हुआ था, जिसके कारण जमीन की गहराई में भरे दबाव का रास्ता बंद हो गया और इसी वजह से ज्वालामुखी का चौथा बड़ा विस्फोट रुक जाता है, जिससे विनाशकारी भूकंप टल जाता है। इस धमाके और गहरी माइन के विस्फोट के बाद दोनों कोरियाई देशों में बचाव हो जाता है, जिसके कारण बाकी 3 बड़े ज्वालामुखी विस्फोट और उनके कारण होने वाले भूकंप अचानक रुक जाते हैं। उधर इंचांग भी सुरक्षित रूप से पहाड़ से नीचे उतरकर दूर चले आता है। उसने री के कहे अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी बेटी सुनयोक को साथ ले लिया। अब वह उसकी संरक्षक बन चुकी है। हॉस्पिटल में जी योंग एक स्वस्थ पुत्र को जन्म देता है। भूकंप थमने के बाद प्रोफेसर कांग भी यह महसूस करता है कि अब कोई बड़ा खतरा नहीं है। यही वजह है कि दोनों कोरियाई देश बड़े विनाश से बच जाते हैं। कुछ महीनों बाद दोनों कोरियाई देशों ने अपने पुराने विवाद भूलकर एक साथ मिलकर भूकंप और ज्वालामुखी के नुकसान की भरपाई करने का काम शुरू किया। दोनों पक्ष अपने अपने शहरों को फिर से बसाने और सुरक्षित बनाने में जुट गए। इसी बीच इंचांग को स्पेशल फोर्स से छुट्टी मिल गई।
उसका छोटा बेटा अब बड़ा हो चुका था। इस तरह इंचांग, सुनियोक, जी योंग और उनका बेटा अब मिलकर सुरक्षित, सुखी और शांत जीवन बिताने लगे। और इस तरह से यह बेहद रोमांचक और शानदार कहानी अपने समापन तक पहुंचती है।